क्वेश्चन नंबर 10, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंट्स के बारे में समझा दिया हमने 9 क्वेश्चंस में। 10th क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बिजनेस में अकाउंट्स का क्या क्या यूज होगा, क्या क्या रोल, क्या क्या काम होगा। पहला जी, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हर चीज सिस्टम से रिकॉर्ड करने, रिकॉर्ड तो करना ही। एग्जांपल पहले भी दिया था मैंने कि सर मैं एक ही पेज पर लिखता रहूंगा कि राम को सामान बेचा या बिल्डिंग खरीदी या सेल हुई, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम हर चीज का सेपरेट रजिस्टर बनाते हैं, सेल का अलग, राम का अलग, मोहन का अलग, बिल्डिंग का अलग, श्याम का अलग, ताकि मुझे अगर राम के बारे में कुछ पूछा जाए तो मैं राम के रजिस्टर में से निकाल करके सिर्फ राम की इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिस तरीके से आप भी हर सेपरेट का अलग रजिस्टर बनाते हो, एक रजिस्टर में सब कुछ नहीं लिख देते। तो सिस्टम से रिकॉर्ड करना पहला काम ये रहेगा। इसका रीड करते हैं। The primary role of accounting is to maintain systematic record of financial transaction in order to ascertain, again ascertain मतलब certain करना, fix करना, the net profit or loss for the accounting period। एक साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस तो एक चीज होगी, and the financial position of the business as on a particular date। पोजीशन का मतलब देखो, एक होता है पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, समझते हैं एक बार। और एक होता है सर पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट। ये इस साल क्या करा, दिस इज पीरियोडिक। एक पर्टिकुलर डेट पर क्या पोजीशन है, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। हमें दोनों काम करते हैं। एग्जांपल देते हैं सर, पूरी 11th क्लास में जितने भी आपके यूटी होंगे स्कूल में या वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, उस सबके मार्क्स वगैरह ऐड ऑन होकर के आपके फाइनल में लगाए जाएंगे। फिर जब 12th क्लास में आ जाओगे तो फिर वापस से फ्रेश स्टार्ट होगी। 11th क्लास के टेस्ट के मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे 12th क्लास में, तो उस साल का उस साल में खत्म हो गया। ये होता है पीरियोडिक कॉन्सेप्ट। इस साल में प्रॉफिट इतना हुआ, इस साल इतनी इनकम, इस साल इतने खर्चे हुए, नेट प्रॉफिट इतना आया। अब अगले साल से फिर फ्रेश स्टार्ट होगी। सेल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, एक्सपेंस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, प्रॉफिट फ्रेश कैलकुलेट होगा। ये तो हर साल का अलग होता है। दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज की डेट में मेरे पास इस साल के एंड में मेरे पास इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इतने करोड़ रुपए का लोन है। नेक्स्ट ईयर कि एंड में जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो प्रॉपर्टी तो ना खत्म हो गई, प्रॉपर्टी तो वाली कैरी होगी। तो बस 20 बिल्डिंग थी, 2 और खरीदी तो 22 लिखूंगा मैं। मतलब वो खत्म नहीं होती साल के एंड में, वो कैरी फॉरवर्ड होती है, अगले साल की चलती है। दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये देता कि कितने साल का, देता कि इस डेट पर कितनी चीजें हैं इसके पास। ये साल नहीं देता कौन से कितने साल का, ठीक। ये देखता है एक पर्टिकुलर साल का ही मुझे इनकम, साल का ही एक्सपेंस, उसी साल का प्रॉफिट, उसी साल का लॉस। तो ये दोनों चीजें बताता है। ये पहले पॉइंट में लिखी हुई है बात, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और पोजीशन एट पर्टिकुलर डेट। समझ आ गई बात। पॉइंट नंबर 2, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट का काम करता है। मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना है, किस ब्रांच में कहाँ काम करें, कौन से प्रोजेक्ट में क्या काम करें, कैसे खर्चे घटाएं, कैसे इनकम बढ़ाएं, तो मैनेजर खुद जाकर के ऑफिस में बैठेगा नहीं सेल देखने के लिए, अकाउंट्स उसको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। वो अकाउंट्स एक पेज से बता देगा किस ब्रांच में क्या पोजीशन चल रही है। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट बाय मेकिंग अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल का मतलब समझदारी से लिया हुआ डिसीजन, ये रेशनल डिसीजन। डिसीजन सर सही भी होते हैं, गलत रेशनल, जैसे इकोनॉमिक्स में भी वर्ड आया है, रेशनल वर्ड सुनेंगे, रेशनल कस्टमर। तो क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क आता है 2 कंपनियों का, अमूल और मदर डेयरी। सपोज दोनों का 70 रुपीज केजी का रेट है सपोज। अब मार्केट में ये वाला 75 हो गया, तो एक रेशनल कस्टमर मदर डेयरी की बजाय अमूल का दूध लेने लग जाएगा। मतलब हम एक रेशनल सोच के चल रहे हैं। मतलब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो एक आम पर्सन, एक रेशनल, एक समझदार पर्सन के पढ़ते सोचते हैं। अब इसमें स्टूडेंट बोले सर मुझे तो मदर डेयरी का ही पसंद है, मैं तो वही लूंगा चाहे कितना महंगा हो। मैं एक एक्सेप्शनल केस नहीं ले रहा, मतलब एक जनरल केस ले रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं एज अ जनरल जो भी हमें सही डिसीजन लेना होता है वो अकाउंट्स ही हमें हेल्प करेगा। उसी के पेज पर जो लिखा होगा उसके बेस पर हम डिसाइड कर पाएंगे कोई डिसीजन लेना हो तो मैनेजर। आगे पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन पढ़ा था हमने पहले, फिर कंपैरिजन 2 टाइप का होता है।
सेम कंपनी डिफरेंट ईयर और डिफरेंट कंपनी सेम ईयर। इसमें बताते हैं पहले वाला कौन सा, इंटर के इंट्रा, इंट्रा क्योंकि कंपनी सेम है। पढ़ा तो था मतलब जब क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्यों लग रहा है कि नहीं पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पढ़ा था हमने? अगर सेम ही कंपनी है और ईयर अलग अलग है, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ खुद को पिछले साल से, आप 80% आपकी 10th में आई, 70% आपकी 9th में आई थी, तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो लास्ट ईयर से, ऐसे कंपैरिजन को इंट्रा कंपैरिजन कहते हैं। खुद को कंपेयर करना पिछले साल से। इंटर क्या होता है? बिटवीन टू, दो लोगों के बीच। आपकी परसेंटेज 80 आई है, आपके फ्रेंड की 75 आई है, तो आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो। दिस इज इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है जी, तो मैं दो कंपनी को कंपेयर कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर सेम कंपनी को डिफरेंट ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में कि अकाउंट्स की हेल्प से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस enables comparison of 1 year's result। रिजल्ट को अंडरलाइन करके आप प्रॉफिट लिख सकते हैं जी। वहां पर एक साल का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट ही होता है, साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ। लिखते हैं साथ आपके बुक में जितनी ज्यादा नोटिंग आपके हाथ की होगी उतना ज्यादा आपको रिवीजन के टाइम क्लियर करेगा कि हमने क्या पढ़ा था। जितना पेज पूरा रहेगा, जितना नया सा पेज रहेगा, उतना ऐसा लगेगा बिल्कुल हम पढ़े नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ा। मैक्सिमम लिखने की हैबिट डालो। With those of other years and identifies reason leading to change। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैनेजर को नहीं समझ में आ रहा कि लॉस क्यों हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा, तो क्या करता है? सारे खर्चे, सारी इनकम की लिस्ट निकालता है, इस साल के पिछले साल की कंपेयर करता है, फिर दिखता है कि अच्छा ये वाला खर्चा बढ़ रहा है, पता लग गया इस वाले वजह से लॉस हो रहा है, तो रीजन पता लग जाता है उसको, इस वजह से हमें आगे काम नहीं कर पा रहे या प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। पॉइंट नंबर 4, एविडेंस इन कोर्ट्स और अकाउंट्स में हमने हर चीज का हिसाब किताब कर रखा है, तो सामने वाला अपनी बात से पलट नहीं सकता कि मुझे पैसे नहीं लेने हैं, मुझे पैसे नहीं देने। फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर को सामान बेचा, हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो कहते हैं पैसे तो दे आता मैं, तो मैं रिसीट दिखाओ। जब भी हम पैसे देते हैं किसी ने, सामने वाले को रिसीट देते हैं, आपने रिसीट दिखाओ, प्रूफ ही नहीं आपके पास, आपने पेमेंट करी। तो अकाउंट्स में हम हर चीज मेंटेन करते हैं, हर चीज का हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, ये एविडेंस हो गया कोर्ट में। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स are often accepted by courts as good evidence। सबूत के रूप में अकाउंट पेश किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट हो गया, अदर्स समझ लो, इसके अंदर रोल दे रखे हैं जैसा का पहला, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑब्विएट्स का मतलब क्या होगा कि एलिमिनेट, हमें नीड नहीं है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमारी नीड नहीं होती याद रखने की। सिंपल सी बात है, मैं राम को उधार सामान बेचा 50,000 रुपए का, अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, मुझे याद रखने पड़ेंगे। अकाउंट्स बना रहा हूं तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है सामने। पॉइंट नंबर 2, फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। मुझे लोन अगर लेना है बैंक से, तो बैंक का मैनेजर मेरी दुकान पर आकर के बैठेगा नहीं कि सेल हो भी रही कि नहीं देखूं, मैं उसको अकाउंट्स दिखाऊंगा, उसी पे उसको ट्रस्ट करना होगा कि मेरी सेल अच्छी है, कि प्रॉफिट अच्छा है, कि प्रॉपर्टियां अच्छी हैं, तो सस्ते लूंगा। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बैंक भी मेंटेन करेगा। ऑफ कोर्स मैं अकाउंट में पैसे जमा करता हूं तो बैंक उसको रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर सेव होगा। हर एक बैंक के जो हार्ड डिस्क होती हैं उसका एक बैकअप होता है अलग प्लेस पर। अलग प्लेस पर इसलिए होता है कि मान लीजिए मैंने बैंक से सपोज लोन ले रखा है बहुत ज़्यादा, और बैंक के नोटिस आ रहा है कि लोन चुकाओ फटाफट से वरना आप घर जो है नीलाम हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूँ कि भाई बैंक में सपोज फॉर एग्जांपल कोई बड़ा पर्सन है, रॉबरी वगैरह करा दी, बैंक में सारी हार्ड डिस्क वगैरह चोरी वगैरह हो गई, तो बैंक के पास रिकॉर्डिंग भी रहेगा मेरे लोन का, मेरे से पैसे मांगे हुए है कि नहीं। उसके लिए बैकअप, इसकी सोल्यूशन क्या है कि बैंक क्या करता है, एक दूसरा अपने सारे जो रिकॉर्डिंग है, डेटा है, उसका बैकअप अलग प्लेस पे रखता है, जो उसकी सिटी से अलग होती है, सिटी भी अलग होती है, शहर भी अलग होता है। उसका पर्पस क्या होता है, कई बार ना सिटी के अंदर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, बाढ़ आ गई है ना, या भूकंप आ गया, वो सारा डेटा खराब हो गया उस सिटी में, तो एटलीस्ट सेकंड सिटी में अवेलेबल रहेगा। पीएनबी ने एक बार क्या किया था, थर्ड बैकअप भी रखा था। पीएनबी की हेडलाइन आई थी
पीएनबी नेवर स्लीप्स, मतलब आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो उस पर, क्योंकि हमने ट्रिपल बैकअप रखा हुआ है, एक सिटी में, सेकंड सिटी में भी, थर्ड सिटी में, कि सेकंड भी मान लो खराब हो जाए। हालांकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कॉस्ट कटिंग, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से उनका मार्जिन कम हो गया, बाद में उनको थर्ड वाला बंद करना पड़ा। सेकंड बैकअप सफिशिएंट है, क्यों? देखिए जैसे फर्स्ट बैकअप लिया हुआ है हमने इस सिटी में, सेकंड बैकअप इस सिटी में, यहाँ पे कुछ हो गया, जब यहाँ पे खराब हो गया डेटा हमारा, तभी इस डेटा को कॉपी करके अलग सिटी में ले जाओ, तो अगर तब भी रहेंगे हमारे पास। जैसे मैं आपकी क्लासेस जो हैं, क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, वो मैं अपने हार्ड डिस्क में भी अलग से सेव करता हूँ, और मेरे जो ऐप पर है उस पर भी सेव है, यूट्यूब चैनल है उस पर भी सेव है, तो 3 जगह मैंने बैकअप रखा हुआ है, कभी मतलब कहीं से अगर खराब हो जाए, इससे हो जाए, तो बाकी 2 बैकअप अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 3 है कि फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स कैलकुलेट होता है प्रॉफिट पे और सेल पर, प्रॉफिट कितना, सेल कितनी, ये अकाउंट्स ही बताएगा, तो अकाउंट्स के बेस पर ही टैक्स सेटल होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस बाय ascertaining प्रॉपर परचेज प्राइस और मर्जर्स, बिजनेस एक्विजिशंस, ये हर दूसरे दिन होती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, तो छोटी कंपनी को जब खरीदा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी, ये कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स काम आएगी, उस कंपनी के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, कितने लोन हैं, उस बेस पे कैलकुलेट होगा इस कंपनी की वैल्यू कितनी। तो अगर हमें सेल करना है अपना बिजनेस, तो भी अकाउंट यूज में आएगा। एक बार रेडी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। रेशनल कस्टमर क्या होता है सर? रेशनल डिसीजन क्या होता है? जो ऑब्वियस होता है वो रेशनल होता है। ऑब्वियस का मतलब सर लास्ट ईयर 2021 2022 जो एम्प्लॉइज वाला खर्चा था वो 200 करोड़ था और इस बार 250 करोड़ हो गया, और मुझे बोला गया मेरे बॉस ने कि वे खर्चे कम करने हैं। मुझे दिख रहा है एम्प्लॉइज की कॉस्ट 200 करोड़ थी, 250 करोड़ थी, ज़्यादा होती। मुझे पता है ये वाला पॉइंट है ऑब्वियसली कि जहाँ मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, एम्प्लॉइज को निकालना है। कोविड के टाइम पे पता हुआ क्या था, मेरे भी काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं सीए हैं, सीनियर हैं, तो जैसे कोई सीए है और सीनियर है और उसकी सैलरी जो है बढ़ करके 30 लाख का पैकेज हो गया, कंपनी वालों को कॉस्ट कटिंग करनी है, कंपनी वालों ने क्या करा, उसको निकाल दिया जॉब से, और उसकी जगह 2 सीए रख दिए जो फ्रेशर है, 5-5 लाख रुपये सैलरी, मतलब साल की सैलरी बता रहा हूँ, मतलब साल की 5 लाख रुपये सैलरी पर 2 सीए रखती है, तो 30 लाख से 10 लाख सैलरी देनी पड़ रही है, 20 लाख बच गए कंपनी में। एक की जगह 2 बंदे काम करेंगे अब, हालांकि फ्रेशर है वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो सीनियर दे पाता है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा नहीं सारे सीनियर्स को निकालते हैं, कुछ को निकाला है तो जो बाकी सीनियर है उनको गाइड करते रहेंगे कि आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना, कॉस्ट कटिंग करेंगे इस हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग देखो, बाकी जगह कॉस्ट कटिंग पॉसिबल ही नहीं, रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे क्या, सामान तो बेचना है, रेंट नहीं देंगे क्या, जगह भी तो काम करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरेंगे, काम तो करना। कॉस्ट कटिंग का कोई अगर कोई जगह दिखती है वो एम्प्लॉयज दिखती है, तो हम अकाउंट्स ये डेटा दे देगा मैनेजर को कि देखो बेटा ये खर्चा बढ़ रहा है, ये खर्चा कम हो रहा है आपके सामने है। फिर मैनेजर उसको देख करके एक रेशनल डिसीजन क्या लेगा, जो खर्चा बढ़ रहा है वो ऑब्वियस है कि उसी में मुझे काम करना, दिस इज रेशनल डिसीजन। समझदारी वाला डिसीजन। बढ़े जी आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि टाइप्स बताओ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। अकाउंट्स कितने टाइप की इंफॉर्मेशन देता है? तो देखिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन देता है 3 टाइप की। पहला प्रॉफिट,
पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, इस साल प्रॉफिट इतना हुआ, लास्ट ईयर कितना हुआ तो उसे कंपेयर करो, प्रॉफिट आपका इतना हुआ, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी कितना उसे कंपेयर करो। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये पहले पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट में बताया था आपको पहले भी, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इस डेट पर एज ऑन इस डेट पर मेरी टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है, कितनी कर्ज है, कितनी लायबिलिटी है, एक पर डेट होता है। इसमें मास्टर पार्टी आइटम भी आ जाएगी। ये समझ पा रहे हैं आप? जब प्रॉफिट लॉस निकालूंगा तो सिर्फ इसी साल की इनकम लूंगा, इसी साल के खर्चे लूंगा तो प्रॉफिट लॉस सही आएगा। लेकिन जब मैं पोजीशन बता रहा हूं इस डेट पर मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो भले कोई बिल्डिंग 5 साल पहले खरीद लो और बेचनी तो उस साल की तो है मेरे पास। समझ आ रही है बात? ऐसे लोन पर भी तो मैंने 6 साल पहले लोन लिया था, अभी तक लोन पे नहीं करा, तो लोन अभी भी मेरे पर है, तो वो भी अपोजिशन में आएगा। मतलब ये वाली चीज ईयरली देखती, इस डेट पर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, पूरे साल रही, मैंने 31 मार्च से दिन पहले बेच दी, तो इस डेट पर वो नहीं आएगी पोजीशन। समझ आ रही है बात? किसी आइटम कैश, देखो ये दो आइटम तो हर टाइप का बिजनेस करेगा। टाइप ऑफ बिजनेस का मतलब एक बिजनेस होता है प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर सिंगल ओनर होता है। एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप, यहाँ पे 4-5 लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक होता है कंपनी, इसमें लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, जैसे कि रिलायंस। चौथा होता है एनपीओ, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, सोशल वेलफेयर, जैसे अनाथ आश्रम। तो 4 टाइप के अलग अलग हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं। 11th क्लास के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप है, कि जहाँ पे सिंगल ओनर हो उसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। 12th क्लास में पार्टनरशिप वाले, कंपनी वाले और एनजीओ वाले, वो 3 लोगों के अकाउंट सीखेंगे। तो स्टार्टिंग बेसिक से क्यों करी जाती है? फॉर एग्जांपल कोई 11th क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसको प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आ जाएंगे। और मैक्सिमम बिजनेसमैन प्रोप्राइटरशिप वाले तो होगी, कंपनी वाले बड़ी कंपनी तो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसमैन। तो ज़्यादा जो हमें काम मिल सकता है प्रैक्टिकल लाइफ, वही काम पहले सिखाया जा रहा है। मैं बता रहा था जो कैश फ्लो वाला काम है वो सिर्फ कंपनी में ही करना है। मतलब 4 टाइप ऑफ बिजनेस बता दिए मैंने आपको, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और एनपीओ। जो कैश फ्लो वाला काम है वो सिर्फ एक ही टाइप कंपनी में, कंपनी वाला जो है बिजनेस, बाकी 3 में नहीं होता। तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सर लोन लास्ट ईयर 10 करोड़ था, इस साल 2 करोड़ है। तो जब मैं अपने इस साल के अकाउंट्स बनाऊंगा इसमें 2 करोड़ रुपए का लोन दिखेगा। ठीक, अब जो आम इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है मेरी कंपनी के अंदर, शायद वो ये सोचे कि 2 करोड़ का लोन है, इस पे तो भाई बड़ा अच्छा खासा लोन है, तो ये कंपनी कर्जे में है, इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पता नहीं कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी, तो कंपनी मुझे बेकार लग रही है, मैं इसमें नहीं लगाऊंगा पैसा। अब मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो ये भी देखे कि भाई 10 करोड़ का लोन था मेरे पे, 2 करोड़ का रहेगा, मतलब मैंने एक साल में 8 करोड़ का लोन चुकाया है, वो इंटरेस्ट भी दिया होगा, 8 करोड़ भी चुकाया, तो मेरी कैपेसिटी अच्छी है, मतलब आने वाले साल में पक्का 2 करोड़ लोन भी खत्म हो ही जाएगा। और ये चीज़ मैं नहीं बोल पा रहा, उसको वर्बली ना बोल सकते हैं, ठीक बात है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वो पूरे साल में कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया, इसकी सारी बातें लिखी होंगी इसमें। इसके अंदर लिखा होगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ऑफ 8 करोड़, ये लिखी होगी इसके अंदर। जो इन्वेस्टर है उसको दिख जाएगा कि 8 करोड़ का लोन चुकाया है, मुझे बहुत सही, तब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, तो इसका लोन चुकाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बिल्डिंग, 250 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है मेरे पास, जिसके एग्जांपल देते हैं, 150 करोड़ की बिल्डिंग है, 150 करोड़ रुपए टोटल सारी बिल्डिंग मिलाकर 150 करोड़ रुपए की है। अब आम इन्वेस्टर देखेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ रुपए की तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इस कंपनी के पास, बहुत बड़ी कंपनी है, तो पैसा लगा लेना चाहिए। लेकिन अब जरा देखो, लास्ट ईयर 200 करोड़ थी, अब 150 रह गई, इसका मतलब मैंने काफी सारी बिल्डिंग बेची है, 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेची है। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी पे, वे कंपनी अगर ग्रो करती तो और प्रॉपर्टी खरीदती है, बिजनेस एक्सपेंड करती है। ये तो कंपनी बंद होने वाली है ऐसा लग रहा है, जब कंपनी बंद होती है तभी काम करती है, तो ब्रांचेस बंद करना धीरे धीरे, प्रॉपर्टी में बेचना धीरे धीरे, नेगेटिव चीज़ होगी ना तो कंपनी के लिए। अब ये चीज़ अगेन अकाउंट में वर्बली नहीं बोल सकता कंपनी के लिए नेगेटिव चीज़ है, वो तो सिर्फ लिखेगा बिल्डिंग 150 करोड़ की, ठीक है। तो हम ये कैश फ्लो लिखी जाएगी बात, सेल ऑफ बिल्डिंग 50 करोड़ रुपीस, लैंग्वेज में लिखी होगी कैश फ्लो वाला।
कैश फ्लो का काम ही यही है, कहाँ कहाँ से कैश आया, कहाँ कहाँ कैश गया, पूरे साल में ये सारी बातें बताना। ये सिर्फ कंपनी में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आम इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो सिर्फ कंपनी में ही लगाता है। मैं सिंगल ओनरशिप चला रहा हूँ, जिसमें अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप है। अब इसके अंदर कोई इन्वेस्टर नहीं जो मेरे अकाउंट देख करके पैसा लगाए, या जो मेरी सीए फर्म है वो पार्टनरशिप है, कोई इन्वेस्टर नहीं है जो उसमें देख करके अकाउंट देख करके पैसा लगाएगा। या मैं एनजीओ चला रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर नहीं उसमें देख करके पैसा लगाएगा। कंपनी खोल रहा हूँ तो उसमें लोग देख करके पैसा लगाएंगे, इसलिए सिर्फ कंपनी में ही दिखता है। ठीक है जी, तुमने मोटा मोटा पढ़ा कि अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला प्रॉफिट, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा कैश फ्लो। सही, पहले कैश फ्लो वाला पढ़ रहे हैं आंसर में। तीसरा पॉइंट है लिखा हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो। फ्लो का मतलब चेंज होना, फ्लो हो रहा है, चाहे इनफ्लो हो मतलब पैसा आ रहा हो, या आउटफ्लो हो मतलब पैसा जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, कोई पर्टिकुलर ईयर हो। इट इज ऑफ इमेंस यूज, बहुत ज्यादा यूज का है, एज मेनी डिसीजंस, जैसे कि लायबिलिटी पे करना, डिविडेंड पे करना, बिजनेस एक्सपेंड करना, और ये सब आर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। ये सब कैश पे डिपेंड होते हैं, लायबिलिटी पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो ये क्या होता है, कैश अवेलेबल होना और एक अच्छी खासी वेल्थ होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और सिलेबस में सिखाया जाता है सर कैश मैनेजमेंट, मतलब कैश को कैसे मैनेज करना। कई बार क्या होता है कि बंदा बहुत अमीर है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी के लिए उसके पैसे नहीं, पैसे भी कहीं से आएंगे तब देगा, मतलब लिक्विड मनी नहीं है। तो हमारे पास कैश भी ठीक ठाक अवेलेबल होना चाहिए, भले कितनी वेल्थ इकट्ठी कर रखी। तो ये कैश फ्लो हमें ये बताता है कि कंपनी के पास अवेलेबल कैश है कि नहीं। फॉर एग्जांपल बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है, लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है और अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है, मेरे पास मुझे 3 लाख रुपए उससे लेने हैं, 4 लाख रुपए उससे लेने हैं, मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मेरे पास कार है, एक्सेट्रा बहुत सारी मेरे पास प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन 1 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है, तो ईएमआई बाउंस हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेपुटेशन खराब होगी, अगले बार मांग जाऊंगा लोन नहीं मिलेगा। तो हमें अवेलेबल कैश अच्छा खासा होना चाहिए ये सारी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ये इसलिए इन्वेस्टर ये चीज देखता है पैसा लगाने से पहले। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं इसके बाद, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस डेट पर क्या पोजीशन है, कितनी प्रॉपर्टी, कितने लोन। द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का मतलब है बिजनेस, चारों में से कोई सा भी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या एनपीओ, चारों में से कोई सा भी। द पोजीशन स्टेटमेंट provides information about the assets, assets का मतलब प्रॉपर्टी owned by the entity, amount receivable, पैसा कितना किस किस से लेना है, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है कंपनी के पास। These are represented in the liabilities by the amounts owed by the company. लायबिलिटी का मतलब कर्जे, कंपनी पर कर्जे कितने, उसको लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि लोन, क्रेडिटर कौन लोग जिनसे गुड्स उधार में खरीदे उसे क्रेडिटर कहते हैं। अमाउंट पेएबल, किस किस को पैसा देना है हमने, एंड कैपिटल मतलब ओनर ने कितना पैसा लगाया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल पोजीशन में मिलेगी। वो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मतलब आने वाले मंथ्स में हमें सीखनी है, लेकिन क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें बार बार यूज करने पड़ रहे हैं। भले कोई चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले महीने में, आने वाले चैप्टर, कोई चैप्टर 10th में है, कोई 12th की, ये टॉपिक 12th क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन अभी स्टार्टिंग समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं पूरे का, तो इसलिए हमें टर्म्स थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के सर ये 3 तरीके होते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझते हैं जी क्या? एग्जांपल देखते हैं जी।
सो मेरा बिजनेस है मार्कर बेचने का, मैं 8 रुपए का मार्कर खरीदता हूँ और उसको 10 रुपए का बेचता हूँ, मतलब 2 रुपए कमाए मैंने एक मार्कर, ठीक। पूरे साल में मैंने 1 लाख मार्कर बेचे, तो कितना रुपया कमा लिया? 2 लाख रुपए कमा लिया। ये चीज कैलकुलेट करके देता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड वर्ड का मीनिंग होता है सर बाय एंड सेल। ट्रेडिंग अकाउंट ये कैलकुलेट करके देता है। 2 लाख रुपए कमा लिए, अब 2 लाख के बाद लेकिन सोचो मुझे दुकान का रेंट भी तो देना, एम्प्लॉय की सैलरी भी तो देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो देना और खर्चे भी तो है। सपोज पूरे साल के खर्चे मेरे 50,000 रुपए के, तो फाइनल नेट कितना बचा मेरे पास? 1,50,000। ये कैलकुलेट करके देता है P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट। और सारे खर्चे खुर्चे काटने के बाद नेट क्या बचा मेरे पास। ट्रेडिंग अकाउंट ने क्या बताया कि ट्रेड करके कितना कमाया, बाय सेल करके कितना कमाया, 8 का 10 के बीच में, 8 का 10 में बीच में कितना कमाया, ये बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। P&L अकाउंट क्या बताता है कि नेट कितना प्रॉफिट हुआ सारे खर्चे वर्चे लेस करके, सही है। अब जो एनजीओज हैं सर, वो प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं कर रहे, लेकिन अकाउंट्स उनके भी बनते हैं। देखिए क्यों। तो बहुत लोग कैसे क्या करते हैं, देखिए आपको मान लीजिए आप चाहते हो करोड़ रुपए आप कमाओ और 1 रुपए में टैक्स ना दो, तो आप क्या करो, इनकम टैक्स में सेक्शन 80G उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो अपने काम का, तो आपको 1 रुपए में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो सेक्शन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, मतलब सेक्शन रजिस्ट्रेशन करा करके हम ये प्रूफ बोलते हैं कि जी हम तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हमसे टैक्स मत लो। ऐसा तो हर कोई कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, और मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा और कोई करेगा। उसमें छोटी सी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि जितना भी पैसा आपके बिजनेस में आएगा उस पैसे को आप उसी काम में यूज करोगे, घर नहीं ले जा सकते, उसमें एक कंडीशन होती है। मतलब सपोज आपसे फीस मिली मुझे पूरे साल में 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख रुपए इसी में खर्च करूँ, सपोज नोट्स प्रिंट हो गए या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया या एसी परचेज कर लिया, उससे चेयर्स परचेज कर ली, जगह का रेंट दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर नहीं लेके जा सकता, उसमें एक कंडीशन होती है, ठीक। अब कोई पर्सन झूठ बोल दे कि मैं हानि कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो घर लेके जाता नहीं और मुझे टैक्स नहीं देना, तो ऐसा कैसे, इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं चेक करने के लिए, तो तब उनका ये वाला अकाउंट देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पूरे साल में आपके पास कहाँ से इनकम आई, पूरे साल में कहाँ खर्चा हुआ, उसका हिसाब लो। कोई भी खर्चा पर्सनल वाला नहीं होना चाहिए, दोनों सेक्शन से आपको हटा देंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ लो ट्रेडिंग P&L है, बस ये NPO वाले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले बनाते हैं। हाँ जी, मुझे आगे भी दिखा सकते हैं। हाँ जी, मतलब कि जैसे दूसरों के सामान खरीदे इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसा आपने, हाँ, तो आपने उसको रेट ज्यादा करके दिखा दिया, रेट ज़्यादा समझाने में कैसे, मतलब जैसे ई बोर्ड आया 5,000 रुपये का, आपने जो अकाउंट में 10,000 रुपये दिया, तो बिल होगा ना उसका, बस जाऊँगा तो ऑडिटर चेक करने के लिए आएंगे, कोई खर्चा मैं लिखूंगा, मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया 5 लाख का बिल आया, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा तो दिखाना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग मत समझो, ट्रेडिंग क्या था, ट्रेडिंग का है मतलब ट्रेड करके आपने कितना कमाया, बाय एंड सेल करके कितना कमाया, कितने खरीदा, कितने का बेचा, तो मार्जिन दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये मार्जिन हाईएस्ट होना चाहिए। कभी शार्क टैंक इंडिया का आपने कोई शो देखा हो तो उसमें पूछा जाता है कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना। ग्रॉस मार्जिन का मतलब कि आप जितने रुपए के बना रहे हो और जितने रुपए का बेच रहे हो उसमें कितना गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ग्रॉस मार्जिन, ये बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जो और भी खर्चे होते हैं सर, मार्केटिंग के, एडवर्टाइजमेंट के, स्टाफ सैलरी वगैरह वगैरह खर्चे नेट करने के बाद फाइनली कितना बचा, ये बताता है P&L अकाउंट। ये भी चेक किया जाता है उन जो इन्वेस्टर्स आते हैं बिजनेसमैन वाले कि आपका लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था, नेक्स्ट ईयर कितना था, इतने साल के इकट्ठे बताओ। और ये एनपीओ के लिए होता है, ये बिजनेसमैन के लिए नहीं होता। पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस, पहला। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कमाया, या लॉस इनकर्ड, लॉस हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस और अदरवाइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। पहला पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट, अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, a part of the P&L का पार्ट होता है which provide information about gross profit, मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रॉफिट और लॉस provides information about the net profit or loss। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 2,
A company prepares statement of P&L, profit and loss account बताया मैंने, in the form prescribed in Schedule 3 Part 2 of Companies Act 2013. ये हमारे 12th क्लास के कोर्स में सीखेंगे हम, कंपनी के अकाउंट्स 12th क्लास के कोर्स में है. To determine net profit or loss. तीसरा पॉइंट, a net not for profit organization, NPO कहते हैं इसको, वो प्रिपेयर करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखने के लिए कि सरप्लस मतलब पैसा बच गया या डेफिसिट पैसा कम पड़ गया. इनकम में क्या क्या आता है, जनरली डोनेशंस वगैरह आती हैं इनकम में, और खर्चे में उसी जो काम कर रहा है उसी का खर्चा आता है. वैलिड कर लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 11. डन जी, एमसीक्यू पर आ जाइए. पहला क्वेश्चन आप लोग एक करके आंसर देंगे जी. अकाउंटिंग हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डैश एंड इवेंट्स एंड प्रेजेंटिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन. आज से आप ना करेंगे. ट्रांजैक्शन भी ऑप्शन में पढ़ा गया था सर. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इसको रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो. इवेंट का मतलब घटना जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता. रिकॉर्ड दोनों ही चीजें होती हैं. तो बी आंसर है. इसका आंसर पीछे दे रखे हैं, आप टिक ना भी लगाएं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम. वृंद आपकी बारी है. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 5000 रुपीस पे करा है हमने ऑफिस का रेंट. तो आपको ये बताना है कि ये इवेंट हुई कि ट्रांजैक्शन हुआ. ट्रांजैक्शन, क्योंकि सर रेंट पे करने में दो लोग होते हैं, एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट, तो इसलिए ट्रांजैक्शन हुई मतलब ये. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी. राजी आपकी बारी है. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2 लाख, सेल हो चुकी है पहले, अब साल के एंड में स्टॉक बच गया 10,000 रुपए. तो जो स्टॉक का बचना है ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? राजी आपको ट्राई करना है. इवेंट है सर, क्योंकि स्टॉक का बचना, इसमें कोई दो लोग थोड़ी ना इन्वॉल्व है. अगर पूछा होता क्वेश्चन में कि जो सेल हुई है वो बताओ क्या है, तो ट्रांजैक्शन आंसर देते, क्योंकि सेल करने में दो लोग होते हैं, एक बायर एक सेलर. लेकिन स्टॉक का बचना, इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं, तो ये इवेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, भारत आपकी बारी है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट? हमें चार में से एक ट्रांजैक्शन, एक ऐसा है जो ट्रांजैक्शन ही इवेंट है. मतलब चार में से तीन तो ट्रांजैक्शन होगी और एक इवेंट होगा. एक काम करते हैं, आंसर मत बोलो, आप ऑप्शन नंबर ए में मुझे बताओ ट्रांजैक्शन है या इवेंट. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि सर सेल हो रही है तो बायर सेलर दो लोग होंगे. रिदम आप बताएं बी ऑप्शन में क्लोजिंग स्टॉक 4000, क्या लगता है ट्रांजैक्शन के इवेंट? इवेंट, क्योंकि सर स्टॉक बच जाना, इसमें कोई दो लोग इन्वॉल्व नहीं है. ऋषभ आप बताएं सी ऑप्शन, परचेज कर रहे हैं गुड्स 8000 रुपए, क्या लगता है ट्रांजैक्शन के इवेंट? ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगेन सर परचेज के टाइम पे दो लोग इन्वॉल्व होंगे, बायर और सेलर. डी पॉइंट जान ली.
क्या लगता है इवेंट के ट्रांजैक्शन रेंट पेड में अगेन दो लोग होंगे, लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बारी आ गई है जी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मिस्टर एक्स ने अर्न करा है प्रॉफिट 57,000 का। तो साल के एंड में प्रॉफिट हो गया इतना, कोई लेन देन को ट्रांजैक्शन नहीं हो रही इसके अंदर, प्रॉफिट हो गया एट द एंड। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ, कि इवेंट हुआ, कि दोनों हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चार ऑप्शन आप ट्राई करें। करेक्ट है जी, इवेंट। प्रॉफिट हो गया एट द एंड, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट होना तो प्रॉफिट अपने आप होता है, मतलब सेल में से एक्सपेंस माइनस करके, कोई दो लोग इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, कोई पैसे दे नहीं रहा, कोई पैसा ले नहीं रहा। क्वेश्चन 6 पर आ गए जी। 31 दिसंबर 14 को मिस्टर अशोक लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने परचेज करी है मशीन मोहन लिमिटेड से 1,75,000 की, और अकाउंटिंग एंड भी इसी डेट पर होता है। तो मशीनरी खरीदना और साल के एंड में जो मशीन है वो बच गई, मतलब खर्च नहीं हुई, सेल नहीं गई, तो बच गई, दो बातें हो गई। तो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है कि दोनों है? करेक्ट, बोथ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। देखो कि दो चीजें हैं, ध्यान समझना। तो जब फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि साल के एंड में क्या क्या बच गया हमारे पास। जो साल की शुरुआत में हमने मशीन खरीदी थी उसका ड्यूरिंग द ईयर बेच भी देते, या थोड़ा उसकी वैल्यू कम, रिडक्शन आया तो वैल्यू कम भी हो जाती है ना। तो साल के एंड में बचना एक अलग पॉइंट हुआ, और खरीदना हुआ एक अलग पॉइंट हुआ। तो खरीदा है हमने, इसमें बायर सेलर होगा, ये ट्रांजैक्शन हुई। साल के एंड में इतने की मशीन बच गई, तो ये इवेंट हुआ, दोनों बातें हो गई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आया इसका। क्वेश्चन नंबर 7, डैश ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, शॉर्ट में लिखो सीपीए, ब्रैकेट में लिखो सीए ऑफ यूएस, सीए ऑफ यूएस। अमेरिका में सीए को सीपीए बुलाते हैं। सीपी की फुल फॉर्म ये है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में है जिन्होंने सीए करने के बाद सीपीए भी करी है। सीपीए क्यों करी है? क्योंकि कुछ अकाउंटिंग फर्म इंडिया में है जिनके पास फॉरेन के यूएस के क्लाइंट्स हैं। तो अगर हम उस डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है अगर हमारी, तो हम फॉरेन के क्लाइंट को भी टैकल कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास सीपीए होनी चाहिए। इन्यूमरेटेड द एग्जांपल देते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सा है? अकाउंटिंग, ये तो आपने पढ़ा नहीं होता, ये ऑप्शन आंसर है इसका। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। देखो बोर्ड क्या होता है, सिंपल सी बात सर, जैसे सीबीएसई बोर्ड, उसमें क्या होगा सर, कमेटी में कुछ लोग बैठे होंगे, सपोज कोविड आ गया, क्वेश्चन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे बोर्ड में जो लोग मेंबर्स बैठे हैं वो डिस्कस करते हैं आपस में कि नए एग्जाम ऐसे होने चाहिए, नए एग्जाम एमसीक्यू होने चाहिए, नए एग्जाम इस मंथ में होने चाहिए, या प्रीपोन होने चाहिए, या पोस्टपोन होने चाहिए, ये चैप्टर डिलीट होने चाहिए। ये बोर्ड में डिसाइड होता है, जो मेजॉरिटी बोलती है वो फाइनल डिसीजन बन जाता है। इसी तरीके से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ये बोर्ड में मेंबर्स हैं सीपीए वाले, वो आपस में जो एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स के वो बैठे होते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट आई, कोई नया चेंज आया लॉ के अंदर, कोई नया रूल आ गया तो अकाउंट्स में कैसे अपडेट करें, वो लोग डिस्कस करते हैं। उस बोर्ड का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग को जड़ कहा जाता है, रूट कहा जाता है अकाउंटिंग की, ये तो उसका मीनिंग दे रखा। 9th क्वेश्चन, which one of the following is not a main objective of accounting। मतलब 4 में से 3 ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑब्जेक्टिव नहीं। राजा आपकी बारी है, चारों स्टडी करें ध्यान से, सोचे कौन सा आंसर हो सकता। मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं ये सोचना है हमें, मतलब 4 में से 3 ऑब्जेक्टिव हैं। बी ऑप्शन, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। भरत आप ट्राई करें। डी लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करना है सिस्टम से हर चीज, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा प्रॉफिट करना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तीसरा पोजीशन बताना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। टैक्स के डिस्प्यूट को, टैक्स के झगड़ों को सुलझाना, ये काम करता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। सही होता नहीं कि हाँ जी, ये चीज तो अगर नहीं अकाउंट्स ही करेगा ये काम, क्योंकि देखो ना ऐसा ना, उसको तो पता ही कितना है मेरा, भाई ओनर जो है वो बिजनेस में बिजी है, प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स कितना गया, ये इसको पता ही नहीं कुछ, होता अकाउंटेंट का काम है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का कि टैक्स डिस्प्यूट सॉल्व करवाता, बट ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना। भाई आप सपोज पढ़ाई करने के लिए
जा रहे हो स्कूल में तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका पढ़ाई करना। साइड में आपका अदर ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे कि सर अपने खुद प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना। सारी क्लासेस ऑनलाइन इसलिए नहीं होती हैं सर, जब ग्रुप में जाते हैं स्कूल के अंदर तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होता है, पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, जब 4 लोगों से बातें करते हैं कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव में आता है, मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं आया। ठीक है, तो डी भी ऑब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। 10th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा along with preparation of trial balance are covered under। देखिए इसके अंदर बहुत कम स्टेप हो रहा है, मैंने डेटा बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है बस, उसके बाद का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, लॉस कैलकुलेट करना, पोजीशन बताना, ये सारे काम नहीं हो रहे। मतलब ये आधी अधूरी छोटी सी अकाउंटिंग है। छोटी मोटी अकाउंटिंग को हमने बुक कीपिंग का नाम दे रखा है टेक्निकली, ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। बुक कीपिंग किसे कहते हैं? जो छोटे दुकानदार होते हैं जो अपना लिमिटेड अकाउंट बनवाते हैं। छोटे दुकानदार ये नहीं कहेगा भाई मुझे अपने कोई बैलेंस शीट नहीं बनवानी, मुझे नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, मैं तो बस हिसाब किताब करता हूँ किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने। छोटी मोटी अकाउंटिंग को बुक कीपिंग कहते हैं। ये ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब भाई छोटी मोटी अकाउंटिंग, मतलब कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं हो रही। क्या ऑब्जेक्टिव है जी? पहले में लिखा हुआ है सारी चीजें कंप्लीट रिकॉर्ड करो। दूसरे में लिखा हुआ है हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पर, वो सब बताओ। सी ऑप्शन क्या कहता है? एनालाइज करो, इंटरप्रेटेट करो। डेटा को एनालाइज करने वाला काम होता है वो बड़ी कंपनियों में, जैसे मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं एनालाइज करूंगा, स्टडी करूंगा। एनालाइज का मतलब होता है डिटेल में स्टडी करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसका रिजल्ट कम्युनिकेट करना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक, तो ये सारा ये जो सी पॉइंट वाला काम है ये बड़ी कंपनियों में ही होगा, छोटी कंपनियों में नहीं होगा, और छोटी कंपनी ही बुक कीपिंग करवाती है। तो ऑप्शन नंबर डी में है जी, ए एंड बी बोथ। तो डी आंसर आया जी, बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारा एनालिसिस वाला काम नहीं है बुक कीपिंग वाले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल फाइनल अकाउंट सबसे एंड में बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें अकाउंटिंग में होती हैं कि बुक कीपिंग में होती हैं कि दोनों में होती हैं? आंसर इज सिर्फ ए, अकाउंटिंग में होती है, बुक कीपिंग में नहीं होती। फाइनल मतलब फाइनल का मतलब बिल्कुल फाइनल होना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होना, बैलेंस शीट वगैरह बनना सबसे एंड वाला काम है। एंड वाला काम बुक कीपिंग वाले नहीं करते, अकाउंटिंग वाले करते हैं जो कंप्लीट बनवा रहे हैं अकाउंट्स। 13th क्वेश्चन जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग is a clerical work, is accounting for future, is a recording technique of management related transactions, या फिर एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम बता रहा है सर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं सर, फाइनेंस मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना, स्टाफ मैनेज करना, आईटी सेक्टर मैनेज करना, ये सारा मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन, सर अकाउंट्स का डायरेक्ट कौन सा फायदा नहीं है? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? जब भी क्वेश्चन में नॉट आ जाता है ना तो गलतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैंने हमेशा टेस्ट में ये देखा हुआ है, तो डबल अलर्ट होकर पढ़ना होता है जब भी क्वेश्चन में नॉट लिखा हो। कौन सा डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं सर चारों में ही एडवांटेज है, अकाउंट्स का फायदा चारों ऑप्शंस में है, लेकिन सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्ट फायदा है किसी एक ऑप्शन के अंदर, वो ढूंढना है। पहला है सर फाइनल अकाउंट बन जाते हैं, दूसरा है कंपटीशन में फायदा मिलता है, तीसरा है प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, चौथा है कि हमारे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं हमारा अकाउंट्स देखने में, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्रीतम आपकी बारी। आगे आप ट्राई करिए सर। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोगों से गलत ही आंसर आएंगे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, स्टिल आप लोगों को ट्राई करना है, एफर्ट लगाना है थोड़े से, है ना, फिर आपको पता लगेगा सही आंसर है तो क्या गलत सोच रहे थे। तो ये टेंशन ना ले कि आंसर गलत आ रहा है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करेक्ट है। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डायरेक्ट फायदा नहीं है, वो बाई चांस फायदा हो रहा है। सर क्या मतलब है इसका? सर मेरी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है बात, और लोग जो है दूसरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे अगर अकाउंट्स हम दोनों कंपनियां बना रहे हैं तो उसका मुझे फायदा मिलेगा, मैं कंपटीशन में आगे बढ़ जाऊंगा। लोग देखेंगे मेरे अकाउंट ज्यादा बेटर है, मेरे प्रॉफिट ज्यादा है, मेरी सेल ज्यादा है दूसरी कंपनी से, तो कंपनी लोग मेरे कंपनी पैसा लगाएंगे। सर अकाउंट शो कैसे करेंगे? हाँ जी, अकाउंट्स में शो कैसे करेंगे? समझा नहीं क्या? अकाउंट्स जो होंगे जैसे कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसको शो कैसे करेंगे दूसरी कंपनी? हर चीज तो अवेलेबल है ऑनलाइन, और बाकी एमसी वेबसाइट होती है सारी कंपनीज की, उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है। मैं
किसी भी कंपनी इन्फॉर्मेशन मांगना चाहूँ तो वो मुझे अवेलेबल कराएंगे, एक आम इन्वेस्टर को, एक आम पर्सन को, ठीक। उसमें हम हमारी कंपनी उसमें डेटा अपलोड करेगी जब भी हर साल अकाउंट्स बन जाएंगे, और अकाउंट्स क्वार्टरली अपलोड किए जाते हैं, मतलब हर 3 महीने बाद। अब जुलाई चल रहा है तो अप्रैल मई जून 3 महीने में इस कंपनी ने जितना मर्जी कमाया या गवाया वो जुलाई में रिजल्ट दिखाएंगे। किसी कंपनी का प्रॉफिट पहले से बेटर हो गया तो शेयर प्राइस अप हो जाता है, डाउन हो गया तो शेयर प्राइस डाउन हो जाता है, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 सर, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये ओरिजिनेट किसने किया? राइटर का नाम है जी, ऑप्शन नंबर 1 लर्न करना है, नाम है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू प्राइस राइज। प्राइस राइज का एग्जांपल हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है 10%, मान लो महंगाई हो गई तो 100 की चीज आज 10 में मिल रही है, 110 में मिल रही है, तो ये चीज अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ये कौन सी वाली अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है? आपकी बारी है जानने। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। 17 क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स इंक्लूड, आगे आपको ट्राई करना है। शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है वो अकाउंट्स को यूज करता है, गवर्नमेंट जिसको टैक्स देना है वो अकाउंट्स का यूज करता है, वेंडर मतलब सेलर जो सामान बेचता है हमारी कंपनी को उधार वो अकाउंट्स का यूज करता है, या तीनों? करेक्ट है सर, तीनों के तीनों अकाउंट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टोटल सेल्स, सब पूरे साल में सेल कितनी हुई तो बताना पड़ेगा मेरे को, टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ बताना पड़ेगा मेरे को, रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा? समराइजिंग का मतलब समरी, सर मैं अपने फाइनल अकाउंट में हर चीज की समरी क्यों दूंगा? मैं जो देखो कुछ कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कार की कंपनी एक कार 10 लाख की बेच रही है, अब उसको कॉस्टिंग जो है उसकी सिर्फ 4 लाख आ रही है, तो ये चीज थोड़ी ना आप शो करेंगे अपने फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक बात है। तो हम हर चीज की समरी नहीं देते, तो डी ऑप्शन आया कि ये अवेलेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चैप्टर नंबर 5 लिख लीजिए, चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे इसको, क्वेश्चन 19 और 22। पे आगे नेट प्रॉफिट और लॉस विल बी ड्राइव्ड एट दैट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी स्टेज पर? मतलब रिकॉर्डिंग में तो हम लिख रहे हैं कि क्या माल बिका, कैसे पैसे आए गए, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लासिफाइंग वाले में क्या था कि राम की चीज राम के रजिस्टर में, बिल्डिंग वाली बिल्डिंग के रजिस्टर में, दिस इज क्लासिफाइंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब उसका मीनिंग निकालना, सब कुछ होने के बाद सिर्फ बैठ के पढ़ना। समराइजिंग का मतलब हर चीज एक जगह पे लिखना, सब प्रॉफिट लॉस तभी कैलकुलेट होगा जब हर चीज हम एक जगह पर लिखें, सारे खर्चे एक जगह लिखे, सारी इनकम एक जगह लिखी और कंपेयर करा तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। डी ऑप्शन समराइजिंग। 20 लास्ट क्वेश्चन जी, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस, इंटरप्रेट करना मतलब चीजों को एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकालना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। 22 डी ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या क्या मीनिंग, क्या ने मीनिंग निकला और सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या हुई, जो डेटा है उसकी एनालिसिस। देखिए एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ध्यान से देखिए, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसका प्रॉफिट है 20 करोड़, इसका प्रॉफिट है 50 करोड़। तो आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी बढ़िया है, आप डेफिनेटली कहेंगे सर बी कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा कम, ज्यादा प्रॉफिट है। एसेट्स टोटल मतलब प्रॉपर्टी कितनी है कंपनी पे, कितने बिल्डिंग मशीन सब मिला करके। कंपनी ए के पास 50 करोड़ की है, कंपनी बी के पास 1000 करोड़ की है। आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी में पैसा लगाओगे, अगेन आप डेफिनेटली आंसर देंगे सर बी कंपनी बढ़िया, बड़ी कंपनी, ये तो छोटी कंपनी है, ठीक बात है। अब इन दो चीजों को एक साथ पढ़ते हैं। एक
अब ए कंपनी अच्छी है, यहाँ से देखिए सर, पहले हमने सिर्फ प्रॉफिट देखा तो बढ़िया बी लगी, पहले हमने सिर्फ एसेट देखी तो बढ़िया बी लगी, अब हम दोनों एक साथ देख रहे हैं। सर 50 करोड़ रुपए लगाकर 20 करोड़ रुपए कमा रही, 40% कंपनी कमा रही, 40% का मार्जिन, बहुत अच्छा मार्जिन है। कंपनी ने 1570 बना दी एक साल के अंदर ही। 1000 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ 50 करोड़ रुपए कमाए, सिर्फ 5% कमाया पूरे साल, देखा कंपनी ने। ठीक बात है। तो जब हम दो अकाउंट्स की डेटा को रिलेशन उनके बीच में कुछ क्रिएट करते हैं तब कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है। अगर हम सिंगल डेटा को कलेक्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी। ये समझ पा रहे हैं आप? तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, उससे एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, दिस इज इंटरप्रिटेशन। चलिए जितना करते हैं आज, जितना कराएं उसको रिवाइज करके कराएं। तो इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रखेंगे।